हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अबरार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा देंगे। और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलिए, लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक चला हुआ था चैप्टर नंबर 1 में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं और चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और इसका वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स था वो ये था द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें दो कंपाउंड लिए जाते हैं। इस अभिक्रिया में दो यौगिक भाग लेते हैं और उनमें क्या होता है, जो दो यौगिक होते हैं उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से या फिर आयनों के बदलने से या एक्सचेंज ऑफ आयन से नए कंपाउंड या फिर यौगिक का निर्माण होता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपाउंड लिया हमने ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड लिया बेरियम सल्फेट BaSO4। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में टू कंपाउंड लिए जाते हैं और टू कंपाउंड में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों के बदलने से जो नए यौगिक बनते हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों के बदलने से नए यौगिकों का निर्माण होता है, तो वह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो SO4 जो है ये Zn जिंक के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Ba के साथ में Cl कॉम्बिनेशन करेगा। ये जो Cl है ये Ba के साथ में कंबाइन होगा और बन जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों के बदलने से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों के बदलने से नए यौगिकों का निर्माण हो जाता है, वह कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल को समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज सोडियम सल्फेट। एक कंपाउंड लिया हमने एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या करेंगे हम, ये दो यौगिक है और इनके आयनों को बदलेंगे। ठीक है, आयनों के बदलने से नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे पोटेशियम है तो SO4 इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब देखिए दोनों साइड के परमाणु को इक्वल कर लेते हैं। Na के दो परमाणु हैं, यहाँ पे Na का एक परमाणु है, तो ये दो Na के दो परमाणु हो गए राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे पोटेशियम के दो एटम हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी दो कर दीजिए। अब ये जो इक्वेशन है बैलेंस हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान किया हमने।
और आदान प्रदान करने से, दो यौगिकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान करने से नए यौगिकों का निर्माण हुआ, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट टाइप समझने की कोशिश कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रिडक्शन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन ये है इसकी कि O2 का जुड़ना और H2 का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा कि O2 का जुड़ना और H2 का अलग होना, एडिशन ऑफ O2 होता है ऑक्सीजन गैस, एंड रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ O2 एंड एडिशन ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहेंगे हम? अपचयन को। चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम। एग्जाम्पल ही हमने कॉपर ऑक्साइड CuO, यहाँ पे H2 लिया, इज इक्वल टू Cu प्लस, और इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? H2। अब देखिए हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ O2 होगा, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। ये दो चीजें आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है ये रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ O2, और जहाँ पे रिमूवल ऑफ O2 होता है वहाँ क्या होता है? रिडक्शन। तो ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रिमूवल ऑफ O2, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तभी तो H2O बना है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ O2 हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड इसी का ही अपोजिट होता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और चलिए इनमें हमें और क्या क्या समझना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण, इसका दूसरा नाम है उपचयन। क्या है बच्चों? उपचयन। ऑक्सीकरण को ही हम बोलते हैं उपचयन, और अपचयन इसी का अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। इसको भी आपको समझना है, ठीक है। एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन को ही कहते हैं हम अपचयन, अपचयन को ही कहते हैं अवकरण। एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं और ऑक्सीकरण को ही कहते हैं उपचयन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण वर्ड आया है,
और चलिए जो द बेस्ट ट्रिक है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान करने की, उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। और चलिए इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है या यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया आपको दी जाएगी उस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचयक पदार्थ है, किस पदार्थ का उपचयन होता है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या फिर किस पदार्थ का अपचयन होता है, ये सभी हम अब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। द बेस्ट ट्रिक ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम पहचान करेंगे कि ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रियाएं कैसे होती है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है या फिर अपचयन हुआ है। तो सबसे आसान ट्रिक है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही ये पता लगाया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है या फिर अपचयन हुआ है। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को ही समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसी को ही कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। किसी भी परमाणु अणु या फिर आयन पर उपस्थित, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। किसी भी परमाणु अणु या फिर आयन पर उपस्थित जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे वह उसकी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोई भी परमाणु ले लीजिए, जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है। कोई भी अणु ले लीजिए, जैसे H2 लिया या फिर P4 लिया या फिर S8 लिया। और यहाँ पे कोई भी आयन ले लीजिए, जैसे Na+ आयन या K+ या फिर O-2, ठीक है, या फिर Cl-। तो हमने क्या कहा, किसी भी परमाणु अणु या फिर आयन पर उपस्थित पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश या फिर चार्ज की जो संख्या होती है उसी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे ये परमाणु था Na सोडियम परमाणु, इस पर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है चार्ज, नथिंग चार्ज है, इसलिए इसको Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, Na की ऑक्सीडेशन नंबर हुई 0। अगर कोई अकेला एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं होने का। यहाँ पे Na+ है, ये आयन है, तो Na+ में Na की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। K+ है तो K की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। O की -2, O पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुई। Cl पे -1 का चार्ज है और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, -1। H2 ये क्या है, ये द्विपरमाणु अणु है, तो H2 पर कोई चार्ज नहीं है। या फिर ये समझ लो कि जितने भी द्विपरमाणु अणु होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे N2O2 H2 Cl2 Br2 या फिर I2, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। P4 या फिर S8 इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। और किसी भी आयन पर जितना चार्ज होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी होती है, चिन्ह सहित। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसी भी कंपाउंड से किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे हमने एक यौगिक लिया कॉपर ऑक्साइड, तो हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। अब देखिए कोई भी यौगिक होता है, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल चार्ज होता है 0। जैसे हमें पता है कि O पे -2 का चार्ज होता है, तो यहाँ पे रखेंगे O पे -2 का चार्ज, चूँकि किसी भी कंपाउंड पर जो टोटल चार्ज होता है वह 0 होता है, तो इसलिए हमें इसका है ना 0 टोटल चार्ज 0 करना है। तो O पे -2 का चार्ज हुआ तो Cu पे कितना चार्ज होगा, +2 का चार्ज। तो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसमें, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर हुई +2। जैसे H2O में देखना है हमें, H2 में हमें फाइंड करना है कि हाइड्रोजन की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। O पे -2 का चार्ज होता है, टोटल पर जो चार्ज होगा H2O में
तो टोटल चार्ज तो जीरो होता है H2O का, टोटल चार्ज जीरो है, O पे -2 हुआ तो जीरो करना है हमें, हाइड्रोजन पे +1 रखना पड़ेगा, 2 1 जा 2 +2 -2 0, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई +1। यहाँ पे देखते हैं जैसे मैग्नीज डाइक्लोराइड है MnCl2 या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड में हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है, तो O की कितनी होती है -2, 2 2 जा 4 -4, तो +4 करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसे ACl की -1 होती है, 2 1 जा 2 -2, तो इस पर +2 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है तो हमें उन पर चार्ज रखना पड़ेगा प्रत्येक परमाणु के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की पहचान करनी है। इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, यदि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। दूसरी बात, यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, कमी का मतलब होता है अपचयन, वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो वहां पर होगा अपचयन। इसी को ही कहते हैं हम बच्चों अवकरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिडक्शन। अगर किसी भी अभिक्रिया में यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और अगर कमी हो रही है तो वहाँ पर अपचयन होगा। चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 = Cu + H2। सबसे पहला हमारा काम है सभी परमाणु के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। H2 द्विपरमाणु अणु है, जो द्विपरमाणु अणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब यहाँ पे देखिए CuO में O की -2 होती है, Cu की +2। Cu अकेला एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। O पे -2 का चार्ज होता है, तो इसलिए H पे कितना होगा, +1, 2 × 2 +2 -2 0। ठीक है, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ पे Cu की है 0, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है +2 से 0, और जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर होता है अपचयन, वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे कितने हैं, +1, तो यहाँ पे हो रही है वृद्धि, और जहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। तो सबसे आसान ट्रिक है ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान करने की, कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ और कहाँ पर अपचयन हुआ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही पहचान की जाती है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने लेड ऑक्साइड लिया PbO + C = Pb + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 करेंगे हम। Pb के 2 परमाणु हो गए तो यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें इसमें पता करना है कि ऑक्सीकरण कहाँ पर हुआ है और अपचयन कहाँ पर हुआ है। सबसे पहला हमारा काम वही है ऑक्सीकरण संख्या रखने का सभी परमाणुओं के ऊपर। C अकेला एलिमेंट है और इस पर चार्ज भी कुछ नहीं है, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुई। O पे -2 का चार्ज होता है, Pb पे +2 का चार्ज होता है। Pb अकेला एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0। O पे -2 का चार्ज होता है, 2 2 जा 4 -4, तो C पे +4 का चार्ज होगा।
सी पर कितना चार्ज होगा, +4 का चार्ज। अब देखिए Pb की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे कितने 0, तो +2 से 0 तक कमी हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन। C की 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे है C की +4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, और हमें क्या क्या सीखना है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में, चलिए उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, बहुत बार यहाँ पे एग्ज़ाम में एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पूछा जाता है कि आपको एग्ज़ाम में एक रिएक्शन दे दी जाएगी, एक अभिक्रिया दे दी जाएगी, और उसमें ये पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में बताइए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है या किस पदार्थ का अपचयन हुआ, या इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है या फिर कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है, या फिर इस अभिक्रिया में ये बताइए कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ है या फिर कौन सा पदार्थ अपचायक पदार्थ है। चलिए इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। नोट, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है वहाँ पर होता है अपचयन। इसी को ही कहते हैं हम अवकरण। अब देखिए, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है वहां पर होता है अपचयन, और अपचयन का दूसरा नाम क्या है, अवकरण। जिस पदार्थ का अपचयन होता है या जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। और जितने भी ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं या फिर उपचयित हो जाते हैं। तो बच्चों क्या बताया मैंने, देखिए जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है वहीं पर होता है अपचयन, और अपचयन को ही कहते हैं हम अवकरण। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। और जितने भी ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाते हैं या फिर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। नेक्स्ट को समझ लेते हैं। जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का होना कहलाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ। और जितने भी अपचायक पदार्थ होते हैं वे अब किसी भी अभिक्रिया में अपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ये आपको नोट करना है। जैसे
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। देखिए सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। H2 द्विपरमाणु अणु है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। O पे -2 का चार्ज, Cu पे +2 का चार्ज। Cu अकेला एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। O पे -2 का चार्ज, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज। अब देखिए, अब ये सबसे आसान है ये समझना ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाता है। यहाँ देखिए Cu की +2 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे कितने हैं 0, +2 से 0 कमी हो रही है तो यहाँ पे होगा अपचयन। और हाइड्रोजन की +1 है और यहाँ पे कितनी है +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे कितने हैं +1। इस पर क्या होता है ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है वहीं पर क्या होता है ऑक्सीकरण। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पे जो H2 है ये अपचायक पदार्थ है, अपचायक पदार्थ, और इसे ही कहते हैं अंग्रेजी में रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो अपचयक पदार्थ होते हैं वे अपचयित हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, तो H2 अपचयित हो रहा है किस में, H2O में। ठीक है, और जो कॉपर ऑक्साइड है, देखिए जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, और जितने भी ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, जितने भी ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। चलिए अब एक इक्वेशन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है, और इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचयक। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 2H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 3S। हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, 2 1 2 +2, तो S पे होगा -2 का चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर पता होता है सभी को -2 का चार्ज होता है, 2 2 4 -4, तो यहाँ पे सल्फर पे +4 आएगा चार्ज। हाइड्रोजन पे +1, 2 1 2 -2, और यहाँ पे S अकेला एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे +1 है, ना वृद्धि हो रही है ना कमी, इसको छोड़ देंगे। सल्फर में देखेंगे S की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और S की है 0। -2 से 0 वृद्धि हो रही है, और जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वहीं पर होता है ऑक्सीकरण। अब देखिए यहाँ पर S पे +4 का चार्ज है और S पे यहाँ पे 0 है, +4 से 0 कमी हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में, तो यहाँ पर अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पे जो H2SS हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये अपचायक पदार्थ का कार्य कर रही है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और देखिए S पे +4 का चार्ज है और यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे कमी हो रही है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपोजिट है बिल्कुल, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का भी अपचयन होगा वह कहलाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ, वह कहलाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ। अपचायक पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है इसे कहते हैं अंग्रेजी में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीकारक का काम कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझ लेते हैं।
2FeCl3 प्लस SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू, ये फेरिक क्लोराइड है तो फेरस क्लोराइड बन जाएगा 2FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस अच्छा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO4 प्लस Cl के कितने एटम में 6, 4 आए हुए 2 2 4 तो 2 बचे हुए हैं 2HCl। अब सबसे पहला हमारा काम है इनके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर रखने का, और हम इस अभिक्रिया में ये पता लगाएंगे कि जो SO2 गैस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो ऑक्सीकारक पदार्थ का काम कर रही है फिर अपचयक पदार्थ का कार्य कर रही है। Cl पे -1 का चार्ज होता है, 3 1 3 -3 तो +3 आएगा। O पे -2 का चार्ज होता है, 2 2 4 -4 +4। O पे -2 का चार्ज तो यहाँ पे हाइड्रोजन में +1 का चार्ज आएगा। Cl पे -1 का चार्ज होता है, 2 1 2 -2 तो +2 का चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज होता है, इसको समझिए, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1 का, O पे -2 का चार्ज होता है, 4 2 8 -8 कितना हुआ -8 तो +8 चाहिए हमें। 2 1 2 +2 में कितना ऐड करें तो सल्फर पे हमें +6 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा +6, हाइड्रोजन पे +1 और Cl पे -1। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर रखने का कार्य हमने कर दिया। अब हमें ये समझना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। देखिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे कितनी है +2, कमी हो रही है तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन। S की +4 है और यहाँ पे S की है +6, +4 से +6 वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे जो FeCl3 है ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो SO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचयक पदार्थ। वह पदार्थ कहलाता है अपचयक पदार्थ। तो इस अभिक्रिया में जो SO2 गैस है ये अपचयक पदार्थ का कार्य कर रही है। चलिए यहाँ से एक जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो SO2 गैस है इसको यहाँ पे लिख देंगे X करके, और इस अभिक्रिया में ये पूछा जाएगा जो X है इस कंपाउंड का नाम बताइए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा SO2 गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। क्या कर देती है? लाल कर देती है। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं बिल्कुल साथ साथ होगी, ये दोनों की दोनों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HgCl2 प्लस SnCl4 इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा Hg2Cl2 और प्लस Hg2Cl2 प्लस यहाँ पे SnCl4 नहीं लेते हम, SnCl2 लेंगे। क्या लेंगे? SnCl2, स्टेनस क्लोराइड SnCl4।
अब देखिए Hg के 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 कर लीजिए, और Hg के 2 एटम कंप्लीट दोनों साइड में। Cl के कितने, 2 2 जा 4, 4 एटम प्लस 2 6, 4 2 जा 4 2 6, दोनों साइड में परमाणु बराबर है। अब देखिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। Cl की -1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 1 2 -2 तो +2 होगा। Cl पे -1 का चार्ज, 2 1 2 -2 +2। अब यहाँ देखिए Cl पे -1 का चार्ज होता है 2 1 2 -2, तो इस पे भी +2 होना चाहिए, तो +1 रखेंगे, 2 1 2 +2 -2 इक्वल। Cl पे -1 का चार्ज 4 1 4 -4 और यहाँ पे +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने छाप दिए इस अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु के ऊपर। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है और फिर अपचयन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करेंगे। Hg की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे कितनी है, +1। +2 से +1 कमी हो रही है, जहाँ पर कमी होती है ऑक्सीकरण संख्या में वहाँ पर अपचयन होता है। वहाँ पर क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन होता है वहाँ पर। Sn की +2 है और यहाँ पे +4 है, यहाँ पे वृद्धि हुई है तो ऑक्सीकरण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखिए जिस पदार्थ का अपचयन होता है, इस पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो यह पदार्थ कहलाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ। ये क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। और जो अपचायक पदार्थ होते हैं, अपचायक पदार्थ अपचयित हो जाते हैं और ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब हमें इस पार्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, द रिएक्शन विच हैव केमिकल चेंज। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर केमिकल चेंज होता है वह होती है रासायनिक अभिक्रिया। और बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं या फिर जो भी कंपाउंड होते हैं उनके सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, उनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद फिजिकल स्टेट्स, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है उनके बेस पर उन्हें भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, चलिए इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे जिंक है, जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो इससे क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 और जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जिंक क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। H2SO4 क्या है, ये एक्वस है। एक्वस को AQ लिखा जाता है। एक्वस क्या होता है, व्हाट इज एक्वस। तो एक्वस क्या होता है बच्चों, इट इज ए सोल्यूशन। एक्वस इज ए सोल्यूशन, इट इज ए सोल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो या पानी विलायक हो, सोलवेंट हो, सोलवेंट इज वाटर, तो दैट इज कॉल्ड एक्वस। इट इज ए सोल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वस। ठीक है, ये आपका जिंक सल्फेट है, साल्ट है, ये सॉलिड होगा और ये यहाँ पे गैस है। तो हमने जो फिजिकल स्टेट थी वो मेंशन कर दी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों,
उसे हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये केमिकल रिएक्शन थी, जिसे जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। और जिंक सल्फेट का क्या होता है? ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? H2। अब ये जिंक धातु जो मेटल होती है, सॉलिड होती है, H2SO4 ये एक्वस है, इट इज़ ए सोल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर। ये क्या है? सॉलिड है जिंक सल्फेट, और ये क्या है? गैस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्शन में भाग लेते हैं और भाग ले करके नए कंपाउंड बनाते हैं, या आपस में रिएक्शन करके नए कंपाउंड बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, उनके सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इनकी फिजिकल स्टेट्स होती है उनका भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हम ये सीखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको बैलेंस कैसे करें। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको एक नियम समझ लेना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया से पहले पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान, और अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उनका द्रव्यमान दोनों का इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ होता है उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? द्रव्य को, जो मैटर होता है, द्रव्य क्या होता है? जो इस धरती पर मौजूद है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जिन चीज़ों का अनुभव किया जा सकता है, वो चीज़ जो इस धरती पर मौजूद है सब द्रव्य ही है। ठीक है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, या फिर जिसमें बहने का गुण होता है, जैसे लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, तो वे सब क्या है? द्रव्य है। या हर वो चीज़ जो ठोस, द्रव, गैस, जो द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, हर वो चीज़ जो ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों रूपों में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? व्हाट इज लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन या in a chemical reaction. In a chemical reaction, the mass of the substance should be remain same at the reactant and the product side. जो reactant side होती हैं वो एरो की चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, reactant साइड, और जो प्रोडक्ट साइड होती है वो राइट हैंड साइड में होती है। ठीक है, तो द मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड शुड बी रिमेन सेम होना चाहिए दोनों। देखिए, जो अभिकारक होते हैं और जो उनके उत्पाद होते हैं, दोनों साइड के जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो सेम होना चाहिए। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। चलिए अब हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? जो भी कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, जो जिसका फॉर्मूला होता है वही रहेगा, लेकिन उनके आगे अणुओं की संख्या का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टायोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पर एक अनबैलेंस रिएक्शन ली,
Fe प्लस H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। जब लोहे को वाष्प के साथ में या फिर ये कहो भाप के साथ में गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन जो होती है ये मोर टेम्परेचर पर होती है, अधिक ताप पर होती है। चलिए देखते हैं, इनको दोनों साइड में हमें इक्वल करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जो भी कंपाउंड लिखे हुए हैं इनके फॉर्मूले, कंपाउंड के जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनके आगे हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं दोनों साइड में परमाणु को बराबर करने के लिए। Fe के कितने एटम है? इधर 3 है तो 3 लगा देंगे हम यहाँ पे। Fe के परमाणु तो इक्वल हो गए, अब हमें O के परमाणु इक्वल करने। इधर O के परमाणु कितने हैं? 4। इधर तो एक ही है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 परमाणु ऑक्सीजन के बराबर हो चुके हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना है? 2 ही है तो 4 2 जा 8 ही कीजिए यहाँ पर। अब दोनों साइड के जो परमाणु हैं वे इक्वल हो चुके हैं, वो बराबर हो चुके हैं, वे इक्वल हो चुके हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। जैसे जो सोडियम धातु होती है जब इसे जल में डाला जाता है तो एक क्षार बनता है जिसे हम कास्टिक क्षार कहते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। अब देखिए दोनों साइड के परमाणु इक्वल करने हैं हमें। क्या करने हैं बच्चों? दोनों साइड के परमाणु इक्वल। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पे कितने? 2। लेकिन एक ये फालतू है यहाँ पे, इनमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु? एक ही है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के 3 एटम है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप। हाइड्रोजन के अब कितने हुए? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गए। और ऑक्सीजन के हो गए 2 तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने? 2 2 जा 4। यहाँ पे कितने हैं? 2 + 2 4। ऑक्सीजन परमाणु भी इक्वल है, हाइड्रोजन परमाणु भी इक्वल है, लेकिन सोडियम परमाणु इक्वल नहीं है। यहाँ पे सोडियम के कितने एटम हैं? 2 तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, ये भी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज, जैसे मैग्नीशियम को जब हम वायु में जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, यहाँ पे एक ही है, इनमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो यहाँ पे 2 लगाएंगे हम। ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो गए। Mg के 2 एटम है इधर तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट। दोनों साइड में जो रिएक्टेंट साइड है एंड प्रोडक्ट साइड है, इसमें जो भी सब्सटेंस है उनका जो मास है वो इक्वल हो चुका है। दोनों साइड बराबर है बिल्कुल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल इक्वल है। इसे कहते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction, the mass of the substance should be remain same at the reactant and the product side. उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। जो मीथेन गैस होती है जिसे मार्च गैस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। प्रोड्यूसर गैस होती है, CNG वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस को जब हम वायु में जलाएंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। और जो बचेगा वो क्या होता है? उसे भी हम निकाल देंगे, निकलेगा H2O, वाटर। देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इधर 2 परमाणु है ऑक्सीजन के। इधर कितने? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, C का 1 परमाणु, 1 परमाणु बराबर हुआ। H के कितने परमाणु हैं? 4 तो यहाँ पे 4 कीजिए। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 4 हो गए। 4 परमाणु हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 + 2 4 तो यहाँ पे 2O2 कर दीजिए। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 2 जा 4। 2 + 2 4। हाइड्रोजन की 4 है, कार्बन का 1 परमाणु है, दोनों साइड इक्वल। तो मैथेन को यहाँ से 1% बन जाता है। ये क्या है बच्चों? मैथेन। मैथेन को वायु में जलाने पर या फिर जो मार्स गैस होती है जो पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनती है, मार्स गैस या प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव होते हैं, मैथेन गैस को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है।
क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रभाव। ऑक्सीडेशन के प्रभाव 2 टाइप से होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप ये है इसका कोरोजन। कोरोजन, जिस वीडियो के लास्ट में हम अब ये समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट होते हैं 2 टाइप से, संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन और विकृत गंधिका को अंग्रेजी में कहते हैं रैंसिडिटी। संक्षारण क्या होता है? जब कोई भी मेटल, चलिए इसको समझते हैं। जब कोई भी मेटल वायु, नमी या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत खराब हो जाती है। उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं हम संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा जो होता है नमी या फिर वायु के संपर्क में आ जाता है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब लोहे पर जंग लगता है तो याद रखना है कि उसका भार बढ़ता है घट जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जो लोहे पर जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या है उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में, संक्षारण के एग्जाम्पल में, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इंग्लिश में कहेंगे इसको रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये ऑक्सीडेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। और लोहे पर जो जंग लगता है, जंग का क्या फॉर्मूला होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O और इसका रासायनिक नाम होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे विकृत गंधिका क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रैंसिडिटी। अब देखिए, जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि तेल या फिर घी, जब ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो ये खाने योग्य नहीं रहते और ये खराब हो जाते हैं। कि बदबू सी आने लगती है, इनमें से खराब स्मेल आने लगती है, ये खाने योग्य नहीं रहते। और जैसे चिप्स वगैरह पैकेट है, जब हम चिप्स वगैरह को खोलते हैं वायु के संपर्क में आते हैं, अगर हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें ऑक्सीजन गैस के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, उसके ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।